हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत हम पादपों की संरचना, उनके जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम लेकर आया हूं। तो इसके पहले 2 चैप्टर आ चुके हैं बच्चा, तो पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसका बेस जो है, आधार जो है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आज देखने वाले हैं कि प्लांट किंगडम क्या है और इसका क्लासिफिकेशन जो है किस तरीके से किया गया है। तो बच्चों, जो पादपों का क्लासिफिकेशन है उनके विकास के आधार पर किया गया है। विकास का मतलब है जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट हुआ उसके बेसिस में जो है प्लांट किंगडम का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया। तो विकास के आधार पर जब हम पादपों का जो है अलग अलग वर्गों में, समूहों में विभाजित करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्लांट किंगडम। चलिए देखते हैं प्लांट किंगडम है क्या। तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो अलग अलग पौधों की प्रजातियां आती हैं और पौधों के वर्ग आते हैं। ठीक है, इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप देखा है कि जो एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जिनका नाम है R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया है कि जो पादप है उनको कितने, यानी आप R.H. व्हिटेकर जो है, तो उन्होंने क्या किया है, जब 5 जगत वर्गीकरण किया है तो उन्होंने सभी पादप एवं जंतुओं और अदर सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में उनके संरचना, काय और उनके आवास के आधार पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, जब 5 जगत वर्गीकरण किया गया है, तो आप देखेंगे कि 5 जगत में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो सबसे पहले आता है मोनेरा आता था, फिर उसके बाद आता था प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर उसके बाद जो है प्लांटी। तो प्लांटी आपने देखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसमें आता है, चौथे नंबर पर आता है। इसके पहले कौन कौन से हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है। ठीक है, तो किसने वर्गीकरण किया था 5 जगत वर्गीकरण, R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर। ठीक है, तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया था बेटा, 5 जगत वर्गीकरण किया था। लेकिन इसके पहले एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, जो कैरोलस लीनियस है बेटा, इन्होंने पूरे पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी पादप एवं जंतु थे उनको 2 वर्गों में बांटा था। पहला वर्ग था पादप और दूसरा वर्ग था जंतु। ठीक है, तो ये जो पादप जगत है, तो इसमें किसको रखा गया है, फोटोसिंथेटिक करने वाले ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उनको किसमें रखा गया है बेटा, पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो आप पादप जगत के अंतर्गत और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वही जीव कर सकता है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। तो ध्यान रखना, क्लोरोफिल की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये दर्शाती है कि दीज आर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक। ठीक है, वह ऑर्गेनिक कैसा होगा बेटा, फोटोसिंथेटिक होगा, यानी प्रकाश संश्लेषी होगा। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं कि प्लांट यानी जो पादप होते हैं, तो उनको 2 तरह से बांटा गया है। ऐसे कि जो पहला ऐसा है पादप, ठीक है, पादप को 2 तरह से बांटा गया है। ऐसे जिनमें बीज निर्माण करते हैं, ठीक है, जो बीज निर्माण करते हैं, ठीक है, यानी सीड का निर्माण करते हैं, और नहीं करते हैं, ठीक है, बीज का निर्माण नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक है, और एक ऐसे हैं जो बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पादप जो है 2 तरह से बट गए। एक ऐसे पादप जो बीज का निर्माण करते हैं और एक ऐसे पादप जो बीज का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बीज का निर्माण नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि उनका जनरेशन, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी बेटा।
ठीक है। तो कोई ना कोई मेथड होगी, जनन की कोई ना कोई विधि होगी जिसके थ्रू जो होगा ये आगे की ओर बढ़ेगा यानी डेवलप होगा। ठीक है। तो यहां पर यदि देखोगे हैज नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है। अब इसमें दो तरह से होगा। पहला ऐसा जिसमें जो है सत्य जड़, जो है सत्य जड़ जो होती है, सत्य जड़ एवं पत्तियां, सत्य जड़ एवं पत्तियां क्या होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। यदि सत्य जड़ एवं अनुपस्थित यानी पत्तियां अनुपस्थित हो तो वो कौन से बीज यानी पादप होंगे, जो बीज निर्माण नहीं करते हैं। और हैज रूट स्टेम एम्ब्लूम यानी ऐसे पादप जो कि क्या करते हैं, जिनमें पौधों में पत्तियां पाई जाती है। ठीक है। यानी सत्य जड़ एवं पत्ती उपस्थित। ठीक है। जो है सत्य जड़ एवं पत्ती जो होती है उपस्थित होती है। ठीक है। तो जो बीज ना निर्माण करने वाले दो तरह के पादप होता है, एक ऐसा जिनमें एक्चुअल में जो रूट होती है और स्टेम होती है वो नहीं पाई जाती है, और एक ऐसा वर्ग है जिसमें ट्रू यानी सत्य जो है जड़ और पत्तियां पाई जाती है। ठीक है। अब जिनमें सत्य जड़ और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं तो उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक ऐसे जिनको हम बोलते हैं एल्गी, क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्गी बोलते हैं। ठीक है। और एक ऐसे जो है मॉसेस। ठीक है। क्या होते हैं, एल्गी और मॉसेस। एल्गी आपने देखा होगा जिसको काई बोलते हैं। मॉसेस जो है आप देखोगे तो थोड़ा अलग तरीके से जो है इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है। ये जो होते हैं मॉसेस होते हैं और ये क्या होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना कि जो सत्य जड़ नहीं बनाते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है एल्गी और एक होता है मॉसेस। ठीक है बेटा। और अगला जो सत्य जड़ का निर्माण करते हैं तो बेटा क्या आता है, फर्न आता है। क्या आता है, फर्न आता है। ध्यान रखना इनमें क्या होता है, पत्तियां तो होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पत्तियों जैसी इनकी संरचनाएं नहीं होती है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, सत्य जड़ जो होती है बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना। ठीक है। अब अगला यदि आप देखोगे कि ऐसे पादप जो बीज का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब बीज का निर्माण क्यों एसेंशियल है, देखो समझो आप। बीज का निर्माण इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि यहां पर जो है बीज क्या करता है, जनरेशन को बढ़ाने के लिए सहायक होता है। यानी यदि आप देखोगे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी स्पीसीज बने रहे, तो इसलिए ये क्या करते हैं, बीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। जैसे आप हम सभी हैं, हमारे ग्रैंडफादर जो है, तो ये तो जनरेशन है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, इस अस्तित्व में रखने के लिए उनमें क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण होता है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए, तो उसके लिए बीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, बीज होता है। बीज ही एक ऐसा कंपोनेंट है, पदार्थ है, जो किसी भी जीव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, स्थानांतरित करता है। ठीक है। अब इसमें जो होता है, जो बीज बनाने वाले हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एक होता है एंजियोस्पर्म। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है। और यहां पर इसमें आता है कोनिफर्स और एक आता है सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी। जो सूर्यमुखी होता है, सनफ्लावर, वो क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। मतलब ऐसे प्लांट जिसको हम बोलते हैं बेटा एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चा।
ठीक है। अब इसके बाद जिम्नोस्पर्म नॉट फ्लावरिंग प्लांट, इसमें होता है, लेकिन इसमें जो होता है, जो ट्रू सीड होता है, इसमें जो है उसका ट्रू सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी सत्य फल का निर्माण नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है बेटा? तो किसमें नहीं होता है? एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है। अगला यदि हम देखते हैं प्लांट, अब देखिए यहाँ पर सीड ग्रोइंग प्लांट जैसे आपने देखा है कि एंजियोस्पर्म है। ठीक है। एंजियोस्पर्म में दो वर्गों में डिवाइड किया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट का मतलब होता है बेटा द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। जो द्विबीजपत्री होता है इसको हम बोलते हैं डाइकॉट। ठीक है। और एक होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री को हम बोलते हैं बेटा मोनोकॉट। ठीक है। और दूसरा क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? टाइनोफाइटा और जिंकोफाइटा। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं निडललेस लाइक लीफ, और जिससे होता है फर्न से लीफ। ठीक है। उसी तरह नॉन सीड ग्रोइंग प्लांट जो होता है टेरिडोफाइटा होता है और ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा में आप देखे होंगे कि अभी क्या है, आपने मॉसिस देखा है। ठीक है। टेरिडोफाइटा में आपने देखा है फर्न देखा है। ठीक है। ये चीजें समझ में आई। तो ये क्या हो गया? प्लांट किंगडम हो गया। ठीक। अगला हमारा जो सबसे पहला है इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक। तो यदि आप देखोगे तो कि जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम है, तो उसमें हमने अभी देखा है एल्गी आता है, जिसमें एल्गी के साथ साथ जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। मतलब प्लांट किंगडम के अंतर्गत ध्यान रखना, यदि हम बात करते हैं बेटा पादप जगत की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पादप जगत की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। ठीक है। पादप जगत की बात कर रहे हैं, पादप जगत की बात कर रहे हैं। तो ये जो पादप जगत होता है, ये क्या होता है? प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में, यानी 4। यदि देखोगे यहाँ पर सबसे पहले इसमें किसको रखा गया है? किसके रखा गया है? एल्गी को, जिसको हम बोलते हैं शैवाल को रखा गया है। फिर शैवाल को किसके बाद किसको रखा गया है बेटा? ब्रायोफाइटा को। किसको रखा गया है? ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा के बाद किसको रखा गया है? टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा को के बाद किसको रखा गया है? अनावृत बीजी को। किसको रखा गया है? अनावृत बीजी को। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद जो है किसको रखा गया है? आवृत बीजी को। आवृत बीजी। ठीक है। तो ये जो है किसमें रखा गया बेटा? प्लांट किंगडम में रखा गया। ठीक है। तो प्लांट किंगडम में कौन कौन आता है? देखो शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, एंजियोस्पर्म, यानी अनावृत बीजी और आवृत बीजी आते हैं। ठीक है। अनावृत बीजी और आवृत बीजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अनावृत बीजी का मतलब होता है बीज के चारों तरफ छिलका बिल्कुल नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा धान के ऊपर छिलका होता है, जैसे आपने देखा होगा कि चना मेज जो होता है, सॉरी ग्राम जो होता है, चना के भी चारों तरफ छिलका होता है ना? तो इनमें जो होता है क्या होता है? अनावृत बीजी में इस तरह के कोई भी कोट नहीं होता है, यानी बीज आवरण नहीं होता है। लेकिन आवृत बीजी में ऐसा होता है जिसके सराउंडिंग में बीज के चारों तरफ क्या होता है? बीज आवरण होता है। फिर कवक, फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा को इस जगत के अलग कर दिया गया है। ध्यान रखना, फंगी जो होता है, फंगी में मोनेरा और प्रोटिस्टा जो होते हैं ये इस वर्ग से क्या होते हैं? अलग होते हैं। प्रारंभिक वर्गीकरण पद्धति में पौधों को वर्गीकृत करने के लिए केवल कुछ ही कायिक लक्षणों का ध्यान रखा गया है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण में विस्तृत अध्ययन। ध्यान रखना, जब सबसे पहले इसका क्या किया गया है? पौधों को वर्गीकृत किया गया है। तो देखो क्या है कि जब कोई भी काम होता है, पहली बार होता है, तो क्या होता है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे उस पर इन्वेंशन करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं और उसके बारे में स्टडी करते रहते हैं, तो उसके बारे में हमें जो है नए नए इंफॉर्मेशन, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके हमें पता चलते हैं। उन नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तरीकों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसके और आगे के बारे में विस्तार अध्ययन यानी विस्तृत अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जब स्टार्टिंग में, प्रारंभिक में जब क्या हुआ था, वर्गीकरण किए थे, तो हमें इसके लक्षणों, कायिक लक्षण का मतलब होता है जो इनके वेजिटेटिव लक्षण होते हैं। वेजिटेटिव का मतलब होता है इनमें
जो इनके प्रारंभिक लक्षण होते हैं, यानी प्राइमरी जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में हमें पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज नहीं था। लेकिन जब इसको आधुनिक वर्गीकरण किया, आधुनिक वर्गीकरण का मतलब होता है जो अभी हम जो पढ़ते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है हमें, जब इसका वर्गीकरण किया तो विभिन्न लक्षणों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से होते हैं? इसके आकार की, प्रजनन, कोशिकीय संरचना, लक्षणों का अध्ययन करा। अब यदि आप देखोगे आकारिकी का मतलब कैसा होता है, तो देखो, तो आकारिकी में देखो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या बोलते हैं बेटा? फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इनके भौतिक संरचना यानी कि आकार की, जैसे बाहरी संरचना। यदि आप देखोगे कोई पौधे को देख रहे हैं तो उसकी हाइट क्या है ना, उसमें लगने वाले फल का साइज क्या है, ठीक है, उसमें सीड कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, उसके लीफ कैसी है, उसके प्लांट स्ट्रक्चर कैसे हो, जिसको हम देखकर बता सकते हैं, अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं। तो दीज कैरेक्टर आर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? आकार की। जनन का मतलब होता है कि जो पादप है, प्लांट है, यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है, फिर उसमें जो यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, इसमें बीज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन सभी के बारे में जो होता है हम किसमें देखते हैं? जनन। अब कोशिकीय संरचना का मतलब होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। जब हमें किसी भी पादप के बारे में पता होता है और उसके कोशिकीय अध्ययन के बारे में पता होता है तो हम उसको और डिटेल से और अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो है पौधों को वर्गीकरण के विभिन्न प्रणाली, मतलब हम जब पादप वर्गीकरण किया गया था तो उसको अलग अलग तरीके से क्या किया गया था? वर्गीकरण। पहला है कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम का मतलब होता है जो हम खुद अपने अनुसार करते हैं। तो हम जब कृत्रिम करिए तो क्या किया, किसने किया था? ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो किसने किया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। किसने किया था बच्चा? कैरोलस लिनियस ने किया था। जब इन्होंने कैरोलस लिनियस ने किया था, क्या किया था? वर्गीकरण किया था। क्या किया था बेटा? वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने क्या देखा था कि जो पादप है उसका आवाज क्या है, रंग क्या है, पत्तियों के आकार क्या है ना। जब कैरोलस लिनियस ने पादप का कृत्रिम वर्गीकरण किया तो उसमें कैरोलस लिनियस ने पादप के किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो उन्होंने पादप के लक्षणों का अध्ययन, सबसे पहले उन्होंने देखा आवास। आवास का मतलब होता है ये कहाँ रहते हैं? क्या ये घर बनाकर रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कि कौन से एरिया, मतलब ये नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, झरने में रहते हैं, कि ओशियन यानी समुद्र में रहते हैं, कि दलदली जगह में रहते हैं, तो ये इनका आवास होता है, ठीक है। जैसे सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। मरीन वाटर का मतलब समुद्री, सॉल्टी का मतलब जिसमें नमक होता है, और मरीन फ्रेश वाटर का मतलब जो फ्रेश, जो नदी तालाब में होता है उसे फ्रेश वाटर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो इनमें आवास, रंग, उनका रंग कैसा है, फिर पत्तियों का आकार, पत्तियों का आकार कैसे, पत्तियों का आकार क्यों मैटर करता है बेटा? क्योंकि पत्तियों का आकार ये शो करता है कि उसमें फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, यानी उस पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होगी, ठीक है, आधारित था। साथ ही इन्होंने इसके कायिक लक्षणों का पुमंग की संरचना का अत्यधिक महत्व दिया। ध्यान रखना, पुमंग का मतलब क्या होता है? एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है, ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नॉर्मली आप पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है? ये एंथर होता है। क्या होता है बेटा? एंथर होता है। और ये क्या होता है बेटा? फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर को हम बोलते हैं परागकोश, ठीक है, और फिलामेंट को हम बोलते हैं पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पुतंतु बोलते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में बताया, जो सबसे अधिक क्या दिया, इसको इंपोर्टेंस दी गई, महत्व दिया गया, ठीक है। तो कृत्रिम वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने किस बेसिस पे दिया था? पौधों के आकार, रंग और पत्तियों के आकार के बेसिस पे। दूसरा कृत्रिम वर्गीकरण जो है किसने दिया था? तो दूसरा जो कृत्रिम वर्गीकरण है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बेंथर, ठीक है, जॉर्ज बेंथर और डॉल्टन हुकर, ठीक है। इन्होंने क्या दिया? द्वारा विकसित किया गया तथा बाह्य गुणों के अध्ययन जैसे परा संरचना, शारीरिक, भौतिकी, पादप रसायन आदि के आधारित किया। अब जब इन्होंने देखा
जो वेंथर एंड हुकर है और साथ में जॉर्ज बेंथम है, इन्होंने देखा कि पौधे की परा संरचना यानी उनकी जो बाह्य संरचना है वो कैसी है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी है, भौतिक है ना, भ्रौणिक भ्रौणिक का मतलब होता है इनमें जो भ्रूण निर्माण की जो संरचना है वो कैसी है, और साथ में इनमें रासायन रासायन क्या है, नहीं मतलब आप जानते हो कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि कुछ रसायनों का निर्माण करते हैं, जैसे आपने देखा होगा टोबैको है ना, अफीम हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये ऐसे प्लांट होते हैं, कोकीन हो गया, ये ऐसे होते हैं प्लांट होते हैं जिनसे हमें रसायन मिलता है और इन रसायनों का उपयोग अलग अलग जो है एडिक्शन यानी सेवन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको इन्होंने क्या किया क्या था, इनकी परा संरचना, भौतिक संरचना, भ्रौणिक संरचना और पादप रसायन के आधार पर बेसिस में डिवाइड किया था। किसने किया था? वेंथर हुकर एंड जॉर्ज डाल्टन ने। फिर अगली जो है जो वर्गीकरण किया गया तो किसके आधार पर किया गया? जाति वृत्ति, जाति के आधार पर, है ना। जाति का मतलब होता है यदि पादप में आम है तो आम के कई सारी प्रजातियां हो गई, इमली है तो इमली की कई सारी प्रजातियां हो गई, संतरा है तो संतरा की कई सारी प्रजातियां हो गई, नींबू है तो नींबू की कौन कौन सी प्रजातियां, अब नींबू जो है संतरे की प्रजाति में आता है, ध्यान रखना, है ना। जिसके बेसिस में क्या किया गया था, इनको बांटा गया था। तो इसके बेसिस में जो है जाति वृत्ति प्रणाली जो है किसने किया था? एंगलर ने किया था। ध्यान रखना बेटा कि साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइंटिस्ट के नाम को जो है आपको बिल्कुल बक्से में बंद करके रखना है, बक्सा खुलना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं उड़ के ये चले जाएंगे, है ना। तो इनको बक्से में बंद करके आपको रखना है, किनको? साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया बच्चा? तो बेटा जाति वृत्ति जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? एंगलर ने दिया था। अब जाति वृत्ति जो वर्गीकरण है तो एंगलर और प्रॉन्ट, ठीक है, प्रॉन्टलर जो है द्वारा दिया गया था। और इन्होंने क्या किया? जैव विकासी संबंधों के आधार पर कि दिया, इन्हें माना कि समान वर्ग के जीवों के पूर्वज एक ही थे, मतलब ये माना गया कि इन्होंने विकासी आधार पर दिया था वर्गीकरण। विकासी आधार का मतलब क्या होता है कि जैसे ये माना जाता है कि मानव की जो प्रजातियां हैं वो बंदरों से आए, बंदर कहां से आए? चिंपैंजी से आए, चिंपैंजी कहां से आए? या अलग अलग जो है इनकी कहानियां हैं, ठीक है। रेप्टाइल से आए, रेप्टाइल्स मतलब जिसको हम बोलते हैं घड़ियाल वगैरह जो होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, इनसे माना जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि ये जब हजारों साल तक इनमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उन परिवर्तनों के बाद इनका क्या हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब यदि आप देखोगे तो इसी आधार पर जो है इन्होंने एंगलर एंड प्राउड ने जो है क्या किया था? वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब उसके बाद जो है वर्गीकरण के प्रकार, हम वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? पहला है सांख्यिकीय वर्गीकरण। सांख्यिकीय मतलब होता है न्यूमेरिकल वर्गीकरण, ठीक है। इसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। यह है सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित से इसमें जीवों के सभी लक्षणों की एक संख्या तथा एक कोड दिया जाता है। इसके बाद प्राप्त डाटा से संसाधित किया जाता है। इस प्रकार से प्रत्येक लक्षणों का समान महत्व दिया जाए। मतलब क्या हुआ कि जो सांख्यिकी का मतलब होता है नंबर, आप सभी को जानते हो कि मैथ को ही सांख्यिकी कहते हैं, मैथ को ही क्या बोलते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जो पादप के लक्षण हैं तो हर लक्षणों को क्या किया गया? कोड कर दिया गया। एक कोडॉन में जो है एक नंबर बता दिया गया कि इस नंबर के आधार पर हम पौधे के इस लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया गया है? संक्षिप्त किया गया। दूसरा कोशिकीय वर्गीकरण। कोशिकीय वर्गीकरण का मतलब होता है कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर का मतलब क्या होता है? इसमें गुण सूत्रों के आधार पर, जैसे आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका में गुण सूत्री संरचना जो होता है वो कैसा है, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है, इसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। तो गुणसूत्रों की संख्या और उनके व्यवहार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोशिकीय वर्गीकरण। अगला है रसायन वर्गीकरण। यानी रसायन वर्गीकरण का मतलब होता है, जैसे अभी हमने बताया कि पादप की कई सारी प्रजातियां ऐसी है कि कई सारे रसायनों का स्रावण करती है और उन रसायनों का उपयोग हम जो है अलग अलग सेक्टर में अलग अलग माध्यमों में करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कई सारे रसायन हैं जिनका उपयोग हम मेडिसिन बनाने के रूप में करते हैं, कई सारे पौधे वैसे हैं जिनका एडिक्शन के फॉर्म में करते हैं, है ना। तो उनके रासायनिक गुणों के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। अगला है सबसे पहला, अगला जो
क्लासिफिकेशन है, तो ये आपने ये देखा है कि हम किस आधार पर, किस बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और फिर अगला हमारा जो है सवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले भी टॉपिक इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन उसमें से जो है ऑब्जेक्टिव के बहुत आने के चांसेस होते हैं। मेनली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट के जो है द्वारा बताए गए जो उनके लक्षण हैं, उनको हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है बेटा। अगला, यह क्लोरोफिल या पर्णहरित युक्त सरल थैलॉइड सुकाए, है ना, ऑटोट्रॉपिक, मुख्य जाति जो होता है जली, लवणी और समुद्री दोनों होते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, जो शैवाल होता है, शैवालों का जो वर्गीकरण होता है, इनको अलग अलग आधार पर किया जाता है। ध्यान रखना, जो शैवालों का वर्गीकरण जो होता है तो कैसे किया जाता है, ध्यान रखना। पहली बात, शैवाल, इनका जो शैवाल है, शैवाल का सबसे पहला देखा जाता है कोशिका। कोशिका मतलब जो है ये एक कोश की है या बहुकोश की। कोशिका के बाद जो है क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल जो होता है, किस टाइप को क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल के बाद जो है इनका जो है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बाद जो है पोषण। इनमें पोषण जो है कैसा, स्वापोषी है या परपोषी है। ठीक है। पोषण के बाद जो होता है और क्या होता है, पोषण के बाद और क्या होता है बच्चे, पोषण के बाद होता है जनन। इनमें जनन किस तरीके से होता है, तो इनमें जनन दो तरीके से हो सकता है, या कि इनमें अलैंगिक जनन होगा या इनमें लैंगिक जनन होगा। ठीक है। फिर यदि ये हो गया है तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, संग्रहित खाद्य पदार्थ, संग्रहित खाद्य पदार्थ, इसके बारे में देखते हैं कि इनमें जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है वो कौन से रूप में क्या होता है, इसमें संग्रहित खाद्य पदार्थ। तो बेटा हम जो शैवाल है, इस बेसिस में शैवाल की जो है स्टडी करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखें यही कि जो शैवाल होते हैं तो यह क्लोरोफिल पर्णयुक्त होते हैं, मतलब इनमें पर्णहरित है, मतलब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। मतलब इनमें क्या होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। थाइलॉइड जो होते हैं थाइलॉइड के फॉर्म में होता है। ऑटोट्रॉपिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इनका आवास जो होता है, क्या आवास, यानी यहां पर जो हमने देखा है, अगला जो है आवास, आवास जो होता है वो कहां होते हैं, या कि ये जली होंगे, तो जली में कौन से होंगे, स्वच्छ जली, और या कि क्या होता है, मरीन होंगे, जिसको हम बोलते हैं लवणीय। तो देखिए जो आवास जो होता है वो दो तरह से होता है, एक जली होता है, एक लवणीय होता है। ठीक है। जली में क्या होता है, स्वच्छ होता है, और दूसरा क्या है, लवणीय जल होता है। ठीक है। अब लवणी का मतलब क्या होता है, जिसमें लवण होते हैं, लवण का मतलब सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे मरीन जो होता है ना, जिसको बोलते हैं समुद्री। ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी दिया है कि इनका जो अलवणी होता है या कि क्या होता है, समुद्री जल दोनों में होता है। ठीक है। अब ये और कहां पाए जाते हैं, मृदा, लकड़ी, आमतौर पर नम पत्थरों, विभिन्न स्थलीय आवासों में भी पाए जाते हैं। मतलब और कहां मिल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी जो है नम
थोड़ी सी नम लकड़ी हो तो उसमें सफेद सफेद सी जो है बूंद लगने लगती है, शैवाल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ नम पत्थर हो गए, जो थोड़े गीले पत्थर होते हैं उनमें लग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जिसको आप काई बोलते हैं। कुछ कवकों में सहजीवी रूप से लाइकेन जंतुओं, है ना, में स्लॉथ रीछ के साथ पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन यापन करना। सहजीवी का मतलब क्या होता है बेटा, साथ साथ जीवन यापन करना। ठीक है, तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं कि जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइकेन। ये माप और आकार में भिन्न होते हैं, मतलब कॉलोनियल होते हैं। अब जैसे कॉलोनी का मतलब क्या होता है बेटा, जब बहुत सारे घर एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कॉलोनी बोलते हैं। एक घर को किसी एक बड़े से जगह में एक घर बना है तो उसको कॉलोनी आप नहीं बोल सकते हो। तो कॉलोनी का मतलब होता है कि ये बहुत सारे ग्रुप में पाए जाते हैं। और उसका उदाहरण क्या है, वॉल बॉक्स। वॉल बॉक्स ऐसा शैवाल है जो कि किसमें पाया जाता है, कॉलोनी में। से लेकर तंतु, फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस क्या होता है, स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे से तंतु पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा फिलामेंटस। ठीक है, फिर पॉन्ड, सिल्क, यूलोथ्रिक्स, इनमें कुछ समुद्री कैल्प विशाल पादपकाय प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सवाल कायिक संरचना जो होती है, थैलस होती है। इनकी जो कायिक संरचना का मतलब होता है, जो प्लांट बॉडी होता है, इनका शरीर जो होता है थैलस होता है। ठीक है, थैलस के समान होता है। थैलस की कोशिका भित्ति दो परतों की बनी होती है। बाहरी जो है पैक्टिन की बनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कि थैलस जो होता है इसकी जो वॉल होती है दो परतों की बनी है, और एक सबसे बाहरी क्या होती है, पैक्टिन की बनी होती है, और जो भीतरी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है कि शैवाल में पाए जाने वाले थैलस की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पैक्टिन कौन सी, बाहरी, और सेलुलोज आंतरिक होती है। शैवाल में जो है कायिक जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन करते हैं। मतलब क्या होता है, इनमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, इन्हें समझ में आया। अगला, कायिक विखंडन विभिन्न द्वारा होता है तथा इनके प्रत्येक खंड थैलस बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये एक तरह से क्या है, मान लीजिए यहां पर जो है ये स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा क्या होता है, टूट जाता है, इस तरीके से टूट जाता है। ठीक है, और जब टूट जाता है तो एक नए स्पाइरोगायरा का, इसका प्रत्येक खंड क्या होता है, एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण करता है। इसी को हम बोलते हैं विखंडन। ठीक है, अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा, चल बीजाणुओं द्वारा होता है। अब बीजाणु क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो है इसकी कुछ कॉलोनी है। ठीक है, और इस कॉलोनी में इस तरीके से जो है, इस तरीके से बीजाणु स्पोर होता है, इसमें इस तरीके से स्पोर बने होते हैं, और ये स्पोर जो होता है एयर में जो होते हैं उड़ने लगते हैं, फ्लाइंग करने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं चल बीजाणु। ठीक है, ये सबसे सामान्यतः अलैंगिक बीजाणु जैसे कसाबी, फ्लैजिला होता है, गतिशील होते हैं। अंकुरण के बाद ये क्या करते हैं, नए पादप, मतलब इनके जो बीजाणु होते हैं वो थैलस होते हैं, यानी इनमें इस तरीके से जो है फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है, या एक होगा या दो होगा, समझ में आया, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है, मतलब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो युग्मकों के संलयन से होता है। ठीक है, कैसे होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस दोनों युग्मक आकार माप में समान होते हैं। इस प्रकृति में यूलोथ्रिक कसाबी युक्त जो होते हैं, और अचल स्पाइरोगायरा होता है। असमान दोनों युग्मक जो होते हैं माप और आकार में क्या होते हैं, असामान्य होते हैं, जैसे यूरोराइडाई। ठीक है, विषम युग्मजी का मतलब जो होते हैं अलग अलग गैमेट, जैसे ह्यूमन इज अ विषम युग्मजी। ठीक है, जो अचल मादा युग्मक और चल मादा युग्मक जो होता है आपस में संलयन करते हैं, तो ये विषम युग्मित, जिसको हम बोलते हैं वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, वॉलवॉक्स और फ्यूकस एक ऐसे शैवाल है जिनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो विषम युग्मजी के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब दोनों गैमेट युग्मक जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अगला ये है चार्ट। इस चार्ट में यदि आप देखोगे कि जो चार्ट है ये बिल्कुल जो शैवाल आप पढ़ने वाले हो तो उसी का है। तो जो शैवाल है बेटा उसको तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला क्लोरोफाइसी, पहला क्या है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, तीसरा रोडोफाइसी। ठीक है, तो पहला क्या है बेटा क्लोरोफाइसी। ठीक है, पहला क्या है क्लोरोफाइसी।
ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बाद यदि आप देखोगे तो अगला क्या है, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के बाद क्या है बेटा, फियोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी के बाद क्या है, फियोफाइसी। फिर क्या आता है, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को जो है हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होते हैं बेटा, ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन एल्गी, ग्रीन हरी शैवाल होती है। और ब्राउन यानी फियोफाइसी जो होती है, भूरी शैवाल होती है। और रोडोफाइसी जो होता है, लाल शैवाल होती है। ठीक है, क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरी शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। ठीक है, अब इनमें जो क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। जो इनमें वर्णक है वो किस तरीके से पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। इनमें जो होता है क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, और क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी होता है, और साथ में क्या होता है, फाइकोइराथ्रिन होता है। फाइकोइराथ्रिन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला जो होता है इनमें स्टोरेज, संग्रहित खाद्य। संग्रहित खाद्य क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। और इनमें क्या होता है, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। और इनमें क्या होता है, फ्लोरोडियन स्टार्च। फ्लोरोडियन स्टार्च होता है। ठीक है, अगला इनमें जो है सेलवाल। सेलवाल का मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज की। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज प्लस एल्जिन की बनी होती है। सेलुलोज प्लस क्या होता है, एल्जिन होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीफॉस्फेट एस्टर। इनमें क्या होता है बेटा, सेलुलोज, ठीक है, पैक्टिन, और क्या होता है, सल्फो एस्टर। ठीक है, तो ये किसकी हो गई बेटा, सेलवाल, इन तीनों की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी। अब इनमें जो है फ्लैजिला को मतलब होता है कशाभिर। इनमें जो कसाव होता है, जो कसावी होती है, इनमें 2 से 8 जो होती है इक्वल होती है, और एपिकल। इक्वल का मतलब क्या होता है, समान,
ठीक है, और एप्पल एक्वल का मतलब होता है शीर्ष पर, यानी एपिकल का मतलब क्या होता है बेटा, शीर्ष पर होता है। ठीक है, यहां पर जो होता है क्या होता है, दो होता है और असमान होता है। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व होता है। ठीक है, absent मतलब अनुपस्थित होता है, यानी रेडियोफाइसी में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो ये क्या हो गए, कॉमन जो होता है क्लासिफिकेशन जो है अलगी का है। फिर इसका स्पेसिफिक फीचर जो है, यदि देखोगे हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास, यानी आवास का मतलब होता है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। ठीक है, उसके बाद फ्रेश वाटर है ना, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में, इनमें पाए जाते फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, मतलब इनका क्या है, ये आवास है बेटा। इन्हें चीजें समझ में आई कि नहीं है। अगला जो है क्लासों का वर्गीकरण, यानी क्लोरोफाइसी। सबसे पहले हरी शैवाल जिसे हम बोलते हैं, हरी शैवाल में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, आपको अभी जो फ्लो चार्ट में पढ़ा है सेम ही यहाँ पर भी उन्हीं चीज का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होता है इनका कोशिकीय जो होता है, एक कोशिकीय सदस्य, यानी इनका सदस्य जो होता है एक कोशिकीय होता है। कॉलोनियल होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, और कैसे होता है, फिलामेंटस होते हैं, यानी बहुत पतले पतले धागे के रूप में होते हैं। अब देखो कॉलोनियल का मतलब होता है इस तरीके से जो है इनके कई सारे जो होते हैं आपस में ये मिलकर बनाते हैं इस तरीके से कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि है तो इनको हम बोलते हैं कॉलोनियल, और यदि इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंटस। समझ में आया, तो इस तरीके से है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। अगला, इनमें क्लोरोफिल जो है अभी आपने पढ़ा ए पाया जाता है, उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं, निश्चित जो है हरित लवक होते हैं। उपस्थिति मतलब इनमें क्या होता है, एक प्रॉपर जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक का आकार जाति के अनुसार अलग अलग, डायोसियस, प्लेटनुमा और कप, सर्पिलाकार या रिबन के आकार का होता है। ध्यान रखना, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इस क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यही है कि जो इसमें क्लोरोफिल का आकार होता है वो अलग अलग होता है। पहला है डायोसियस होता है, ध्यान समझिएगा, इसका डायोसियस प्लेटनुमा। ठीक है, और कैसा होता है बेटा, जालीदार, कप के आकार का, सर्पिलाकार या रिबन के आकार का होता है। ठीक है, इनमें जो भोजन होता है वो किस रूप में होता है, संरचना होती है। इनमें जो भोजन होता है पायरिनॉइड्स कहते हैं, यानी इनके जो भोजन होता है वो पायरिनॉइड्स के फॉर्म में होते हैं, और इनमें स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। पायरिनॉइड में स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन भी हो सकता है। कुछ शैवालों में भोजन तेल के बूंदों, यानी तेल की बूंद का मतलब क्या होता है, ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में भी इनमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ संग्रहित हो। मतलब इसमें एक स्पेसिफिक फीचर ये है कि इनमें जो भोजन है वो पायरिनॉइड के समाज की तरह इसके पायरिनॉइड्स के रूप में क्या होता है, संचित होता है, और साथ में इनमें क्या होता है, तेल की बूंदें यानी ऑयल ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। अगला, इनमें सामान्यतः कठोर, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बाहरी जो होती है सेलुलोज की, और आंतरिक जो होती है पैक्टोसेल, आंतरिक जो है सेलुलोज और बाहर की जो होते हैं पैक्टिन प्लस सेलुलोज। ध्यान रखना, पैक्टोसेलुलोज को मतलब क्या होता है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज। क्या होता है बेटा, पैक्टिन, पैक्टिन पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज, पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। समझ में आया। अगला, कायिक जनन जो होता है इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव विखंडन के रूप में होता है, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो टूटकर विखंडित होकर एक से कई रूपों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के जो बीजाणु होते हैं इनका निर्माण होता है। अगला है कायिक जनन, वेजिटेटिव जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है चल जीवाणु विषाणु के रूप में होता है। ठीक है, उत्पन्न कसाबी युक्त चल बीजाणु के द्वारा संपन्न होता है। लैंगिक जनन जो होता है विभिन्न तरह के समयुग्मजी यानी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और जो है उगैमस के रूप में, जैसे वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा, क्लामाइडोमोनास, कारा जो है इसके एग्जांपल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं वॉल्वॉक्स। ये जो है किसका एग्जांपल है बेटा, वॉल्वॉक्स होता है, वॉल्वॉक्स। ये वॉल्वॉक्स आप देख रहे हो ये कैसा है, कॉलोनियल, कॉलोनियल। ठीक है,
कैसा है, कॉलोनी। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे, इसमें डॉटर कॉलोनी या पेरेंट कॉलोनी एक है, डॉटर कॉलोनी एक है। ये क्या है, स्पाइरोगायरा है बेटा। क्या है, स्पाइरोगायरा। अब ये स्पाइरोगायरा जब टूटता है तो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। तो अलग अलग भागों में कैसे, इस तरीके से इसमें क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ये ईच पार्ट डेवलप न्यू स्पाइरोगायरा, ये प्रत्येक भाग जो होता है डेवलप होकर जो होता है एक नया स्पाइरोगायरा का फॉर्मेशन करता है। और ये सभी क्या होते हैं, पुत्रीय, ठीक है। पुत्री का मतलब क्या होता है, डॉटर, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये किसका हो गया बेटा, क्लोरोफाइसी हो गया। अगला जो है फियोफाइसी। फियोफाइसी जो होता है एक तरह से जो है भूरा शैवाल होता है। इसमें क्लोरोफिल ए जो है अनुपस्थित होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इनका जो आवास होता है समुद्री आवास में पाए जाते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। आकार एवं माप में काफी भिन्न होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, सभी एक जैसा नहीं होता, सभी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है शाखित होता है, तंतुमय यानी एक्टोकार्पस होता है, ठीक है। कैल्प के रूप में हो सकते हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 100 मीटर के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल जो होता है कैरोटीनॉइड जैसे जंथोफिल पाए जाते हैं, ध्यान रखना। इनमें जो पिगमेंट होता है यानी वर्णक जो होता है वो किस में रूप में होता है, कैरोटीनॉइड्स या जैंथोफिल के रूप में पाए जाते हैं। इनका रंग जो होता है जैतून हरे रंग के होते हैं, ठीक है। भूरे रंग में जो होता है विभिन्न प्रारूपें यानी शैडी तक हो सकते हैं। ये जैंथोफिल वर्णक, ध्यान रखना, और फ्यूकोजेंथ मात्र पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना इनमें जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, तो ध्यान रखना क्या पाया जाता है, जैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिस पाया जाता है। जैंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिस, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान रखना फ्यूकोजेंथिस और जैंथोफिल केवल इसी में पाया जाता है और किसी में नहीं। अगला, इनमें जो भोजन होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, लैमिनेरिन के फॉर्म में होता है और मैनिटोल के फॉर्म में होता है। इसके पहले आपने जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपने देखा था, समझ में आया। इसके पहले जो है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपने देखा था कि जो क्लोरोफाइसी था उसमें भोजन जो होता है मैनिटोल एंड जो है किसके फॉर्म में, मैनिटोल, और साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी है, लैमिनेरिन के फॉर्म में है और मैनिटोल के फॉर्म में भी इनमें भोजन जो होता है संग्रहित होता है। ना समझ में आया कि नहीं, पक्का। अगला, इनमें जो कोशिकी यानी कायिक कोशिका में जो है सेलुलोज की बनी होती है, इनकी जो कोशिका होती है साइल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, जिससे बाहर जो होता है जिलेटिन कोट होता है। जिलेटिन मतलब उसके जो बाहर होता है जिलेटिन कोट होता है, जिसे हम एल्जिन भी कहते हैं। बाहर जो होता है बेटा जिलेटिन कोट होता है। कोशिका में हरित लवक केंद्रक में उपस्थित राजधानी तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना इनकी कोशिकाओं में जो है मेनली क्या होता है बेटा, ध्यान रखना क्या होता है, हरित लवक। हरित लवक का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और केंद्रक में क्या होता है, रसधानी। रसधानी का मतलब क्या होता है, वैक्यूल होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगला, पादप काय का आधार जो होता है सस्टेन्ड होता है, ठीक है। और क्या होता है, इनमें जो छोटे छोटे से स्पोर लाइक जो है, पैड लाइक जो है यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें, ठीक है। बॉडी जो है डिवाइड होती है, ठीक है। बॉडी जो है डिवाइड होती है, इनमें क्या होता है, ध्यान रखना इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कंप्लीट होती है। यदि आप देखोगे कि इनमें कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विखंडन द्वारा। विखंडन का मतलब क्या होता है कि इनका एक शरीर है, ये डिवाइड होकर दो बॉडी का फॉर्मेशन करता है, इसको हम बोलते हैं विखंडन। क्या बोलते हैं बेटा, विखंडन। मतलब एक शरीर टूटकर दो या दो से अधिक जीव का जब निर्माण करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन जो है नाशपाती के आकार वाले दो कशाभ युक्त चल बीजाणुओं द्वारा होता है ना। कशाभ की लंबाई जो होती है अमापी यानी लैटरल रूप से जुड़े होते हैं। मतलब ये जो है में जो अलैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो किस में यानी नाशपाती के आकार के दो कशाभ के थ्रू होता है, ठीक है। और इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, पर्णी होता है यानी लीसी होता है। जैसे लीफ होता है समय वैसे होता है। लैंगिक जनन जो होता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस का मतलब कैसा होता है, एक ही जैसे गैमेट या अलग अलग गैमेट या दो अलग डिफरेंट टाइप के गैमेट के थ्रू होता है। युग्मकों का संलयन जल के अथवा विषम युग्मकी प्रजाति अंडवाजुनी में होता है। मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना इनमें जो होता है फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं निषेचन,
तिनमें जो निषेचन होता है, तिनमें होता है जलीय निषेचन होता है। ध्यान समझिएगा, इनमें क्या होता है, जलीय निषेचन होता है। जलीय निषेचन का मतलब होता है इनमें जल में होने वाला निषेचन होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जलीय निषेचन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ जो है एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा के ये दिए हुए हैं, जैसे सारगासम हो गया, फ्यूकस हो गया, है ना, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये जो है फ्यूकस है, फ्यूकस होता है। ये क्या होता है, डिक्टियोटा होता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्टियोटा। और ये क्या होता है, लैमिनेरिन होता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हो कि इनकी लीफ में जो होता है एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं, और इनमें फूड होता है किस फॉर्म में, मिनी थोड़े छोटे छोटे से जो है इनमें क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। साथ में और क्या होता है, होल्ड फास्ट होते हैं, जो कि इनका जो पैर होता है, हेड रीजन होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट रीजन होता है। ठीक है, अगला यदि हम बात करते हैं तो रोडोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं लाल शैवाल। ठीक है, रोडोफाइसी के सदस्यों का जो रंग होता है वो क्या होता है, फाइको इराथ्रिन वर्णन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, ये जो होते हैं समुद्र और गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये मरीन होते हैं और हॉट प्लेसेस में जो होते हैं पाए जाते हैं। ये पानी की तरह समुद्रों के गहरे पानी में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये ऐसे सवाल है कि जब ये समुद्र में क्या होते हैं, ये फटते हैं, है ना, जहां पर ये अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, तो जहां पर फटते हैं तो ये ध्यान रखना, वहां का पानी जो होता है, जल होता है, बिल्कुल लाल दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि वहां पर किसी ह्यूमन मानव रक्त को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। ऐसे ये फटते हैं। ठीक है, शैवाल जो होते हैं थैलस बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ संरचना बहुत जटिल, मतलब इनका जो होता है कुछ संरचनाएं जो होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनमें भोजन जो होता है फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। ध्यान रखना, इसमें जो फूड होता है वो किस रूप में होता है, फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में है। इस स्टार्च की रचना जो होती है अमाइलोपैक्टिन या ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये होता है कि इनमें जो फूड होता है, खाना जो होता है, किस फॉर्म में होता है, फ्लोरोडियन स्टार्च के रूप में होता है या ग्लाइकोजन यानी अमाइलोपैक्टिन के फॉर्म में या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इनमें जो है एनर्जी भंडार, ध्यान रखना, जब इनमें जो है खाद्य का संग्रहण, ठीक है, तो ये जब खाद्य का बेटा संग्रहण है तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा, ये अब खाद्य क्या है, संग्रहित करके रखे हैं, तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं बेटा, ऊर्जा का भंडारण कर रहे हैं, ऊर्जा संग्रहण का काम कर रहे हैं। जैसे आपको यदि खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी की कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। यदि आप प्रॉपरली खाना खा रहे हो, प्रॉपरली जो है फूड ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में किसी टाइप की ऊर्जा की कमी नहीं होगी। समझ में आया। अब इनमें जो विखंडन यानी जनन जो होता है, गायक जनन जो होता है, विखंडन का वही मतलब होता है कि जब ये बॉडी जो है कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो उसे हम बोलते हैं विखंडन। ठीक है, अलैंगिक जनन जो होते हैं इसमें नॉन मोटाइल स्पोर और लैंगिक गैमेट द्वारा होता है। मतलब इनमें जो है किसी तरह के मोटाइल गैमेट यानी चलनशील जो बीजाणु होते हैं उनके द्वारा नहीं होता है। अलैंगिक जनन जो होता है, इनमें लैंगिक जनन जो होता है वो गैमेट्स के द्वारा होता है। इसके बाद निषेचन प्रांत जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब इनमें जो होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, ऊगैमस। ध्यान रखना, ऊगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। तो इसमें किसमें जो होता है, यूगैमस। ऊगैमस का मतलब होता है दोनों गैमेट समान होंगे, एक ही तरह के होते हैं। ठीक है, इनमें उल्लेखनीय जैसे इसमें यदि आप देखोगे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जिलेडियम। यहाँ पर आपको दिख रहा है पोरफायरा आपको दिख रहा और पॉलीसाइफोनिया दिख रहा है, जिसमें आपको देख रहे हो कि फ्रॉड जो है फ्रंट दिख रहे हैं, है ना, मेन एक्सिस दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है बेटा, एक तरह से बेटा क्या है, शैवाल है। क्या है बेटा, शैवाल है। और ये शैवाल क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये सत्यपादप नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, सत्यपादप नहीं होते हैं। ये चीजें समझ में आएगी कि नहीं। यदि इनका हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंट क्या होते हैं, शैवाल जो होते हैं हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखना। यदि हम देखें शैवालों के विभिन्न आर्थिक महत्व हैं, जैसे यदि आप देखोगे तो
ये पहली बात तो खाने के रूप में यूज करते हैं। कई सारे ऐसा सवाल होते हैं जिनका उपयोग खाने के रूप में करते हैं। जैसे आप देखोगे कि जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में अब चावल दाल गैस का सिलेंडर तो बांध कर लेके नहीं जाएंगे, है ना, कि चावल दाल बिल्कुल पूरी सब्जी सब कुछ बांध कर ले जाएंगे वहां पे, खाएंगे पिएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पर फिर क्या होता है, तो वहां पर ये होता है कि वहां पर क्या होता है, खाने के लिए सवाल, अब सवाल डायरेक्टली आज ही तुम्हें नहीं सिखा दिया जाता, उसको वर्षों तक, सालों साल क्या की जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है ना। तो पहला क्या है, फूड के फॉर्म में जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके कुछ जो प्रजातियां होती है जिनमें हमें क्या मिलता है, लैमिनेरिन और सार्गासम आज जो है भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, कौन कौन से, पोरफायरा, लैमिनेरिन और सार्गासम जो होते हैं किसके रूप में किए जाते हैं, भोजन के रूप में। क्लोरेला का उपयोग जो होता है अंतरिक्ष आदि, अभी हमने बताया ना कि अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, इसको फूड के फॉर्म में लेते हैं। अगला प्रकाश संश्लेषण जो है, ये ध्यान रखना, कई सारे अलगी जो है प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करती हैं। कैसे, पृथ्वी पर CO2 का लगभग आधा स्थिरीकरण शैवाल द्वारा, मतलब क्या होता है कि शैवाल जो होते हैं, जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले CO2 है, उसका 50% जो है ये क्या करती है, यूटिलाइज करती है, उपयोग करती है। ठीक है, इसी कारण से अपने आसपास वातावरण में खुलित ऑक्सीजन के स्तर बढ़ा देते हैं। मतलब ये चारों तरफ अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसकी मात्रा को क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं। इन्हें समझ में आया कि नहीं? फिर खाद्य श्रृंखला के आधार पर शैवाल ऊर्जा समृद्ध यौगिक प्राथमिक उत्पादक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब यदि आप देखोगे कि इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं, क्योंकि यदि आप देखोगे कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले पादपों में सबसे पहले आने वाले जो पादप है वो शैवाल है। शैवाल जब आया है उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, उसके बाद टेरिडोफाइटा आया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आया, उसके बाद एंजियोस्पर्म आया। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा सबसे पहले आने वाला जो है पादप जगत है। ठीक है, इसके बाद व्यवसाय का मतलब होता है इसको इकोनॉमिक रूप में, इसको हम पूरे एक तरह से फाइनेंशियली यदि हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किसको बेटा, शैवाल को। तो कुछ सामुद्री भूरे शैवाल या लाल शैवाल, एल्जिन, है ना, कैरागिन जो होते हैं बड़ी मात्रा में जल धारण करने वाले पदार्थ होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं, उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जैसे लाल शैवाल जो होते हैं या भूरा शैवाल जो होते हैं, या क्या करते हैं, कैल्जिन शैवाल के क्या करते हैं, इनमें बहुत ही क्या होती है, बड़ी मात्रा में जल धारण की क्षमता होती है। जल धारण की क्षमता के कारण इनका हम जो है पैकेजिंग में उपयोग करते हैं। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग आप जानते होंगे कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, लिविंग प्रोडक्ट को, जैसे आप देखते हो कि कई सारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, फल सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, तो उनको उसी फॉर्म में ताजे रूप में बनाए रखने के लिए जो है हम क्या करते हैं, शैवाल का उपयोग करते हैं। क्यों कर रहे हैं जी, क्योंकि इनमें जल धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है। जल धारण के कारण इनमें क्या होता है, जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और जब पानी को बहुत देर तक ये क्या करते हैं, धारण करके रखते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो कैपेबिलिटी के कारण जो फल और सब्जियां हैं लंबे समय तक ताजे रूप में बने रहते हैं, उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होती है। अब देखो कुछ सब्जियां पादप या फल या सब्जियां खराब हो जाती है, देखो उनमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो जाती है, लेकिन जनरली जो है इसका काम होता है फूड, पानी को क्या करना, स्टोर करके रखना। इन्हीं चीजें समझ में आई कि नहीं है? तो ये शैवाल हो गए। तो आपने बेटा देखा कि जो शैवाल है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों यदि हम देखते हैं तो शैवाल हमारे जीवन के लिए एक अलग ही महत्व रखते हैं, और ये पादप एवं शैवाल यानी पादपों के विकास की सबसे ज्यादा संयोजक कड़ी होती है। ठीक है, शैवाल पादप और उच्च पादपों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। तो बच्चों इसी तरह से डीप में पढ़ने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फिपेज एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दें। तो बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।